महाराष्ट्र में कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के तहत आज वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 285 एमएलए अपने रायदही का इस्तेमाल कर चुके हैं। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्यसभा इंतखाबात में मिली गैर मामूली कामयाबी के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और एमएलसी इंतखाबात में भी वो पूरी ताकत झोंक रही है। महाविकास अघाड़ी के 6 जबकि बीजेपी के 5 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, जब 2 वोटर्स आए, उन्होंने जो भाजपा के सदस्य हैं और जिन्होंने अपनी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण किसी और से वोटिंग करवाया, पर हालात ऐसे थे कि उन्होंने खुद जाके सिग्नेचर भी किए हैं। तो जो व्यक्ति सिग्नेचर कर सकता है वो वोट भी कर सकता है। इस मुद्दे पर थोड़ा उसमें विवाद हुआ है और मामला अभी ऑब्जेक्शन के तहत दर्ज किया गया है। वो फैसला काउंटिंग के पहले सुनवाई उस पर होना अपेक्षित है। आभारी हूँ कि मेरे पे इतने भाईचारे के साथ है, इसलिए उनको विश्वास रहता है जो वोट जिनको देने का है, कैंडिडेट मेरे इलाके में काम कौन करेगा, कौन हमको हेल्प करेगा डेवलपमेंट के लिए, उस हिसाब से हम करते किया। लेकिन अच्छी बात है कि सभी पार्टी वाले बोलते हैं कि विश्वास दिखाते हैं। मुझे इतना नजदीक का समझते हैं, अच्छी बात है। और इस मामले में मजीद जानकारी के लिए सर्वेश हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश तिवारी मुंबई से। सर्वेश, किस तरह की सियासत हो रही है? जो महाविकास अघाड़ी उसकी तरफ से 6 उम्मीदवार हैं, बीजेपी की तरफ से 5 हैं, तो कहा जा रहा है कि 10 सीटों के लिए है और लेकिन उम्मीदवार 11 हैं। तो क्या जिस तरह से हमने राज्यसभा इंतखाबात में देखा कि अपर हैंड नजर आया बीजेपी का, इस बार क्या है जो गणित है वो क्या बता रहे हैं? देखिए विशाल जी, सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको विधान भवन की दिखाऊंगा जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। लेकिन जो शिकायत कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से चुनाव आयोग स्थानिक पहले की गई थी, उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग की गई, दोनों तरफ से स्थानिक चुनाव आयोग ने कांग्रेस शिवसेना की जो शिकायत थी बीजेपी के 2 विधायकों को लेकर, मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगताप को लेकर, वो शिकायत उनके वोटिंग देने की प्रक्रिया जो थी, वो दोनों बीमार थे और उन दोनों के वोटिंग देने के अधिकार किसी और को 3 दिन पहले परमिशन ली गई थी, ऐसा बीजेपी कहना है। और बीजेपी ने वो दोनों अपने जो लेटर है वो केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिए हैं। अभी तक केंद्रीय चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं आया। उसको लेकर चुनाव की जो गिनती है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन किसी प्रकार का माहौल खराब न हो, इसको लेकर विधान भवन के ठीक बाहर देख सकते हैं पुलिस का बंदोबस्त है, दंगा नियंत्रण पथक भी बुला दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी नतीजे आएंगे उसके बाद किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब पूरी चुनाव प्रक्रिया पर बात करें तो 285 जो विधायक थे उनके जो वोटिंग है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन मतगणना अभी तक शुरू नहीं हुई है। 10 उम्मीदवार की बात करें, 11वें अधिकार तो जो सदाबाहु खोत हैं वो तो निर्दलीय है, लेकिन जो 10 उम्मीदवार उतरे हैं जिसमें से 5 अधिकृत बीजेपी के हैं, 2 शिवसेना के हैं, 2 एनसीपी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। अगर इसमें गणित की बात करें तो 26 जो वोट हैं एक विधायकों के टोटल एक जो उम्मीदवार उनको मिलने चाहिए। लेकिन जो जानकारी हमें इस वक्त मिली है कि जो सालों से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा विधायकों का, लेकिन जो सालों से जिन विधायकों के, चाहे कोई भी पार्टी, शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सालों से जिनके संबंध जिस पार्टी से, जिस उनके नेताओं से अच्छे रहे हैं, और कई नेता तो अलग अलग पार्टियों के करीबी बिल्कुल रिश्तेदार भी हैं जी, तो जाहिर सी बात है कि उनके हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों पर सुई जरूर अटकी हुई है कि उनके वोट किसको पड़ेंगे। यही आकलन राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे उस समय भी देखा गया था। निर्दलीय विधायकों की तरफ ही शिवसेना के सांसद संजय राउत ने उंगली उठाई थी। कुल मिलाजुलाकर अब मतगणना जैसे शुरू होगी उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया में 10 उम्मीदवार कौन जीतेंगे वो जाहिर सी बात है। हालांकि महाविकास आघाड़ी के तमाम जितने कैबिनेट मंत्री हैं, नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं कि उनके 6 के 6 उम्मीदवार जो है जरूर जीतेंगे। बीजेपी भी अपनी दावेदारी ठोक रही है कि उनके 5 उम्मीदवार जरूर जीतेंगे। 11वां उम्मीदवार तो जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि लेकिन इसमें विशाल जी एक बात जरूरी है कि जो प्रेफरेंस वाली जो बात आ रही है, अभी 1 से लेकर 10 तक जितने भी उम्मीदवार हैं, अब प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस से लेकर सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जैसे जैसे उम्मीदवारों को वोटिंग की गई है उस वोटिंग के आधार पर विजेता घोषित किए जाएंगे। तो प्रेफरेंस जो चीज है इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अहम ये है कि प्रेफरेंस के हिसाब से किसे प्रेफरेंस मिल जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश तमाम जानकारी के लिए।
तो सर्वेश तिवारी हमें बता रहे थे कि किस तरह की वहां पर उम्मीदें हैं और 6 एमवीए की तरफ से है, 5 बीजेपी से कि प्रेफरेंस का वोट या प्रेफरेंस का फायदा आखिरकार किसे मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें। महाराष्ट्र के सांगली में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। एक ही खानदान के 9 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। सांगली के बैराज के अंबिका नगर में घर से 9 लोगों की लाशें मिली हैं। सांगली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि ये एक इज्तिमाई खुदकुशी हो सकती है, लेकिन अब तक कोई खुदकुशी का नोट नहीं मिला है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी तलब कर लिया है और लाश को कब्जे में ले लिया है। पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। नांदेड़ में भी आज राष्ट्र यूथ कांग्रेस की जानिब से आज ITI चौक के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के जिला सदर अब्दुल रऊफ की क़यादत में मुनक़िदा एहतजाजी मुजाहरे में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। ये भी जो योजना है, ये योजना में भी पूरे देश में अब विरोध हो रहा है, तो अभी मोदी सरकार घबराएगी। लेकिन मोदी सरकार ने जितने भी निर्णय लिए, आज 70% निर्णय लोगों के विरोध में निर्णय लिए, लोकशाही ख़त्म करके हुकुमशाही लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी सरकार जो है तो इसमें नाकाम हो चुकी है और जितनी भी बेरोजगारी बढ़ गई है, 2 करोड़ युवाओं को नौकरियाँ देंगे, 15 लाख रुपये जो है तो अकाउंट में डालेंगे। आपने देखा 2014 में कई लोगों को। अब्दुल रऊफ जमींदार, जिला सदर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस नांदेड़, धनंजय सूर्यवंशी शहर सदर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, तमाम लोग थे जिन्होंने खासतौर पर इस मौके पर अपने गुस्से का इजहार किया है मरकज हुकूमत के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में भी एनसीपी कारकुनों ने मुंबई नासिक हाईवे पर एहतजाज किया। कारकुनों ने अग्निपथ स्कीम वापस लेने का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मरकजी हुकूमत अग्निवीर स्कीम के तहत फौजी तलाश कर रही है या बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ा रहने के लिए चौकीदार। इस तरह का तंजिया सवाल महाराष्ट्र के वजीर बराए हाउसिंग व अक़लियती उमूर औकाफ जितेंद्र ओहाड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के उन लीडरान से किया है जिनके अग्निवीर के मुतालिक बयानात आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि अग्निवीर जब 4 बरस की ट्रेनिंग शिक्षा प्राप्त करके जब सेना दल से बाहर आएंगे, तो अगर मैं बीजेपी के ऑफिस का प्रमुख रहूंगा, मैं इंचार्ज रहूंगा, तो इन सभी बच्चों को मैं सुरक्षा रक्षक यानी वॉचमैन करके दरवाजे पे रख दूंगा। यह अपने आप भाजपा की मानसिकता बताती है कि उनके दिल में क्या है। आप भले ही नौकरियां देने में असफल रहे हो, वो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप सेना से खिलवाड़ मत करो, इस देश की सुरक्षितता से खिलवाड़ मत करो। और ये सब बातें करके अग्निपथ और अग्निवीर की योजना के बारे में भाजपा की क्या मानसिकता है, ये कैलाश जी ने अपने मुंह से बता दिया है। एक तरफ अग्निपथ स्कीम को लेकर मुल्क का नौजवान रास्ते पर बरहमी का इजहार कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने औरंगाबाद शहर में बीजेपी की गलत पॉलिसियों को पोस्टर्स के जरिए उजागर करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की जानिब से अहम शाहराहों और चौराहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में बीजेपी की पॉलिसियों पर शदीद नुक्ताचीनी की गई है। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि राहुल गांधी बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं, इसलिए अदालत की नजर में एक मफरूर मुलजिम की शिकायत को बुनियाद बनाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे वो देश के सवाल थे और उस सवाल का जवाब ना देते हुए उनके ऊपर एक ऐसा मामला खड़े कर देना जिसमें ना कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है, ना कोई कैश ट्रांसफर हुआ है, और जिस नेता के एप्लीकेशन पे, सुब्रमण्यम स्वामी के एप्लीकेशन पे ये खड़ा किया गया है, उसको कोलगेट मामले के अंदर कोई पुरावा नहीं देने की वजह से कोर्ट ने फटकार लगाई थी और सुब्रमण्यम स्वामी वहां से भागे थे। ऐसे नेता के कंप्लेन के ऊपर ईडी का मामला खड़ा किया गया और देश को मूलभूत प्रश्नों से भटकाया जा रहा है। अभी जो अग्निपथ का जो मामला खड़ा हुआ, आप देख रहे हैं कि देश में जो बेरोजगार युवा होने जा रहे हैं, वो उन्होंने जो आस लगाई हुई थी सरकार से, आज वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो हमारा ये मानना है कि सरकार जो है वो जनता के प्रश्नों का जवाब दे। अगर सिर्फ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी तो विपक्ष के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने सवाल पूछा, आज देश का हर युवा जो है
ये इन बैनर के जरिए जागरूक होगा और वो मोदी सरकार से सवाल पूछेगा। हम मोदी सरकार का जाहिर निषेध करते हैं, इसलिए हमने बैनर। महाराष्ट्र के 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में हुफ़ाज़ कराम ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। मुंबई की मालोनी बलाड में वाक़ जामिया तजवीदुल कुरान और नूर महल उर्दू स्कूल के 22 हुफ़ाज़ कराम ने 10वीं बोर्ड का इम्तिहान मुमताज़ नंबरों से पास किया है। इन हुफ़ाज़ की चार जानिब से हौसला अफजाई हो रही है। वहीं इनकी कामयाबी के बाद से स्कूल की भी तारीफ हो रही है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम वक्त की अहम ज़रूरत है। मुंबई के मदारिस में ज़ेर तालीम 22 ऐसे हुफ़ाज़ हैं जिन्होंने हिफ्ज़ के दौरान 10वीं बोर्ड का इम्तिहान भी पास किया है। इन 22 हुफ़ाज़ का ताल्लुक जामिया तजवीदुल कुरान और नूर महल उर्दू स्कूल से है। ये दोनों इदारे मुंबई के मालवनी मलाड में वाक़ हैं। हाफिज अबू तलहा अंसारी ने SSC के इम्तिहान में 83.40% नंबरात हासिल किए। अबू तलहा का कहना है कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, हमने ऑनलाइन तैयारी की। वहीं हाफिज मोहम्मद हुजैफा ने 80% नंबरात हासिल किए हैं। सभी ने ऑनलाइन तैयारी करके SSC इम्तिहान दिए हैं। 83.40 आया मेरे 10वीं में, और हमने पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल किया। ऑनलाइन की वजह से हमारी पढ़ाई वीक हो गई थी, और फिर बाद में हम यहाँ मदरसे की वजह से हमें एक्स्ट्रा क्लास दी गई। फिर एक्स्ट्रा क्लास में हमने खूब मेहनत की और ये मकाम हासिल किया। पढ़ने में तो बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन हम लोग ने टाइम को मैनेज किए, डिवाइड किए बराबर, और फिर बाद में उस हिसाब से पढ़ाई की। जो बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं वो कुछ पीछे रह जाते हैं दुनियावी लाइन में, फिर दुनिया में वे दर दर भटकते रहते हैं, मतलब ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। और जो लोग खाली स्कूल पढ़ते हैं फिर वो आखिरत के मामले में नीचे हो जाते हैं। इस वजह से मैंने चुना कि दोनों तालीम हासिल की जाए, और यही तालीम सही है। मेरा 10वीं में परसेंटेज 80.80 था। आगे मैं सोचा कि साइंस से मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दुनियावी लाइन में हमारे मतलब मुस्लिम कौम थोड़े पीछे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुस्लिम भी थोड़े आगे बढ़े। टफ था, लेकिन मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने असातिज़ा का, जिसने हमारे ऊपर टाइम खर्च किया और हमें इस काबिल बनाया। हम सुबह उठते थे, फिर फजर की नमाज पढ़ के उसके बाद थोड़ा सा दीनी तालीम पढ़ते थे, कुरान शरीफ। उसके बाद फिर स्कूल 1 बजे तक पढ़ते थे, फिर उसके बाद खाना पीना खा के आराम करते थे, फिर उसके बाद फिर स्कूल का लेके बैठ जाते थे, और रात को भी स्कूल का पढ़ते थे। नूर महल स्कूल की प्रिंसिपल शाजिया साजिद खान का कहना है कि दीनी तालीम के साथ साथ बच्चों को हम असरी तालीम से भी रोशनास करा रहे हैं। इस पोस्ट में रहकर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी है, जो मतलब इसका मिक्स मतलब कहाँ बहुत कम देखने मिलता है। और हम ये ज़्यादातर सोचते हैं दुनियावी तालीम को, कहीं कहीं हम इसको इम्बैलेंस कर देते हैं। कितने लोग दुनियावी तालीम पे बहुत ज़्यादा तरजीह दे देते हैं और कितने लोग असरी तालीम पे ज़्यादा तरजीह दे देते हैं, पर यहाँ पे दोनों चीज़ में काफ़ी एतदाल है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जब से ये इदारे की बुनियाद शुरू हुई है, अब तक 97 हुफ़ाज़ ने यहाँ पर तालीम हिफ्ज़ की तालीम हासिल की है, और साथ में असरी तालीम भी हासिल की है, और दीगर कई शोबों में उन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है। दीनी तालीम के साथ असरी तालीम वक्त की जरूरत है। ऐसे में जब बच्चे कुरान और साइंस की तालीम एक साथ हासिल करेंगे तो उनका मुस्तकबिल हर हाल में रोशन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।